10 बज चुके हैं और 10 के दमदार शेयर बताने की बारी है पहला सौदा में। और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको शानदार कॉल देने वाले हैं। लेकिन आज सुबह जो हमने आपको सबसे बेहतरीन कॉल दी है, एक बार फिर से याद दिला देते हैं। थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है, मैं जेम फाइनेंशियल्स की बात कर रहा था, वो हम आपको फिर से रिकॉर्डिंग रिप्ले करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद आ जाए किस लेवल पर हमने शुरुआत की थी। डायरेक्टर साहब, वो जरा अगर आप स्टॉक फायर कर दें तो अच्छा होगा। उस स्टॉक पर एक बार की हम नज़र डाल लेते हैं जो आज की एक शानदार कॉल हमने दी। ये है, देखिए, जेम फाइनेंशियल 8.5% ऊपर। और वजह यह कि जो होटल लीला की डील हुई है उसका फ़ायदा इनको काफ़ी तगड़ा होता है। एक स्टॉक जो मैंने आपको बताया था उस पर भी मैं नज़र डालूंगा, लेकिन पहले आपको जरा याद दिला देता हूँ जेम फाइनेंशियल्स की। जेएम फाइनेंशियल्स होटल लीला का सीधा बेनिफिशियरी। आप देखिए क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं वागले साहब, ये आज का सुपरहिट स्टॉक हो सकता है जेएम फाइनेंशियल्स। अभी के अभी हिम्मत, मुझे नहीं लगता ये 90 के नीचे जाएगा, तो आपका 89 का स्टॉप लॉस होगा। ओके। और 102 से 104 तक मुझे लगता है आज जो यहाँ से 10 रुपया है तो मतलब वो 20% के कैटेगरी में बैठता है। 10% ऊपर है, ये 100 तक के लेवल्स हासिल कर लेगा क्या? तेजी को और कंटिन्यू करेगा और ऊपर में 110 रुपए तक का मूव हमको जेएम फाइनेंशियल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो देखिए, आपको एक शानदार कॉल हमने दी और शानदार कमाई आपकी स्टॉक पर आज हो चुकी है। एक और स्टॉक का जो मैंने आपको बताया, मेक मनी ऑर्गेनिक्स, उस पर भी नजर डालिए। जबरदस्त तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। ढेरों ऐसे आइडियाज हमने आपको बताए हैं पहला सौदा में अब तक, और उन पर एक रिव्यू भी लेंगे। लेकिन शानदार नए कॉल्स लेकर हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे आपके साथ, आपको करेंगे मालामाल। मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के चंदन तापड़िया, S2 एनालिटिक्स के साथ हम बात करेंगे उनके तमाम कॉल्स की। लेकिन चुनाव से पहले बाजार का जो मूड है, बड़े बड़े दिग्गज क्या सोच रहे हैं, लंबी अवधि के निवेशक क्या सोच रहे हैं, कहां पर निवेश का ऐसा मौका है जिस पे आपको धोखा ना हो, ठोक बजाकर ढूंढकर अच्छे स्टॉक अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो बाजार के एक ऐसे माहिर दिग्गज हैं जो जबरदस्त आइडिया ढूंढते हैं। जब किसी की नजर ना हो उस समय ये ढूंढकर स्टॉक्स निकालते हैं और फिर उनमें लंबा निवेश करके चलते हैं। तो स्टॉक पहचानने की खूबी जो बसंत माहेश्वरी साहब में है, और एक उन्होंने बहुत ही शानदार किताब भी लिखी है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। बसंत माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बसंत जी, आपने समय निकाला। स्वागत है CNBC आवाज पर। इस समय सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, पिछले 14 महीने से छोटे मझोले स्टॉक्स का वो सेगमेंट जहां से वो गुदड़ी के लाल मिलते हैं ना, वहां पे वो जो हिडन जेम्स मिलते हैं, वो सेगमेंट बिल्कुल खामोश पड़ा था, पिट रहा था। अब जान लौटी है। क्या आपको लगता है कि बॉटम बन चुका है? ये बहुत ही अच्छा मौका है इस समय छोटे मझोले स्टॉक्स में अच्छी कंपनी ढूंढकर निवेश करने का। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। मतलब छोटे मझोले शेयरों की कहानी ऐसी होती है कि 1 साल आदमी कमाता है, 2 साल वेट करता है, फिर रोता है, फिर कमाता है। अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो स्मॉल कैप मिड कैप में या तो बहुत ही एस्ट्यूट स्टॉक पिकर हो कि आपको पता है कि यही चलेगा, या आप एक अच्छे खबरी हो जो आपको किसी ने खबर दे दिया कि बढ़ेगा तो बढ़ता है। कुछ कंडीशंस होते हैं स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा बनाने के। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं इन्फोसिस का भी स्मॉल कैप था, HDFC बैंक का भी स्मॉल कैप था, पेज इंडस्ट्री स्मॉल कैप था, कभी टाइटन स्मॉल कैप था। तो ये स्मॉल कैप अपने अपने सेक्टर के लीडर थे, पहली बात है। तो सेक्टर लीडरशिप अगर आपकी स्मॉल कैप में नहीं है तो उसको आगे जाके बिग ब्रदर से परेशानी आएगी, क्योंकि आपने एक छोटा सीमेंट कंपनी खोला, उसको कोई बड़ा आदमी है। तो अगर आप उस ढंग से देखिए तो स्मॉल कैप मिड कैप में पैसे बहुत बनते हैं, लेकिन पैसे बहुत जाते भी हैं। तो नेट हिसाब से आप देखेंगे तो मुश्किल होता है। अभी के माहौल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उतने अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं दिख रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर में स्पेस में होंगे। लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखेंगे, बाजार का बॉटम बन चुका है। बाजार का बॉटम तब बन गया था जब IL&FS के प्रॉब्लम के बाद DHFL गिरता था 5% और बाकी कंपनियां नहीं गिरती थी। तो जब खराब कंपनियां गिरे और अच्छी कंपनियां उसी दिन 1-2% ऊपर बढ़ जाए तो उसी दिन पता चलता है कि बॉटम नॉर्मली बन गया है। लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो बाजार में खरीदने के काफी शेयर हैं, लेकिन वो रैंडम वाला जमाना गया कि आप उंगली उठा के कहीं लगा दीजिए और उसमें फिर आपके जो शेयर खरीदेंगे वो बढ़ जाएगा। और इंपॉर्टेंटली अगर आप देखेंगे तो हर आदमी अभी थोड़ा सा कॉशियस पीछे बैठा हुआ है। तो जब तक आखिरी आदमी का पैसा नहीं आता है बाजार में, टॉप अप तो बनता नहीं है। मुझे लगता है बाजार ऑन वे टू मेक अ न्यू हाई है। और ये सब मोदी जी का सेलिब्रेशन, मोदी जी तो शायद 23
मई के बाद सेलिब्रेट करेंगे, बाजार उसके पहले सेलिब्रेट कर रहा है। 23 मई से पहले जो पुराने हाइज थे बसंत साहब 11,760 के, वो आराम से हासिल हो जाएंगे। मैं आपके कुछ ट्वीट्स को फॉलो कर रहा था, देख रहा था, और आप कह रहे हैं कि स्क्रीन को क्लोजली देखना चाहिए। ये बताइए, स्क्रीन आपको ये बता रही है कि पैसा FIIs का जो फ्लो है वो जारी रहेगा, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जिस तरह से तेजी देखने को मिली है, इस स्पेस पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि पिछले 8-10 दिनों में हम लोग कह रहे थे यहाँ पर कि पैनिक बाइंग हो रही है FIIs द्वारा प्राइवेट बैंक्स पर, आपका क्या व्यू है? FIIs नॉर्मली लास्ट 1-1.5 साल से अगर आप देखेंगे तो पैसे नहीं डाल रहे थे, और ये नहीं कि उनको इंडिया अच्छा नहीं लग रहा था या कुछ नहीं, उनको था कि अगर कोई खिचड़ी सरकार बन जाए, थर्ड फ्रंट बन जाएगी, तो फिर उसके बाद 1-1.5 साल बाद फिर इलेक्शन होगा, तो वो अनसर्टेनिटी में चले जाते थे पूरा। तो वो जब उनको सर्टेनिटी मिली 27-28 फरवरी के बाद, जैसे ही स्ट्राइक हुआ बालाकोट में, उनको पता चला कि भाई पासा पलट गया और वापस गवर्नमेंट वापस यही आएगी, तो वो फिर रैंडमली आकर आप देखिए वो मैसिव बाइंग चल रही है। अब रोज आदमी सोचता अब हो गया, अब हो गया, लेकिन जब FII जब बेचते हैं तो भी हम ऐसे ही सोचते हैं अब हो गया भाई, अब रुक जाओ, अब हो गया भाई, अब रुक जाओ। तो अभी जो पीछे साइडलाइंस में बैठे वो भी अब FII के लिए यही बोल रहे हैं अब हो गया भाई, अब रुक जाओ, अब कितना खरीदोगे। बट जिसको पैसे डालने हैं, तो हमारा ये अनुमान है कि नेक्स्ट 2-3-4 हफ्ते में वो पूरा पैसा डाल देंगे जितना उनको डालना है। बैलेंस बाइंग होएगी रिजल्ट के बाद, इलेक्शन रिजल्ट के बाद। लेकिन अगर आप स्क्रीन भी देखिए तो आपको देखते ही समझ आता है कौन खरीद रहा है, बिकॉज जो फैंसी नेम्स है, जो एक्सपेंसिव स्टॉक्स है वो बढ़ रहे हैं, और एक्सपेंसिव स्टॉक्स हमारे देसी फंड मैनेजर तो लेते नहीं है, वो नॉर्मली वाइट स्किन लेता है। तो जब बजाज ट्विंस बढ़ते हैं, जब HDFC बढ़ता है, कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, तो वो सब शेयर बढ़ते ही आपको नजर आता है कि ये जो पैसा है ये डॉलर वाला पैसा आ रहा है। अगर नॉर्मल लोकल सीमेंट कंपनियां या लोकल कंपनियां चलती है तो आपको समझ में आता है कि ये लोकल फंड मैनेजर की बाइंग है, तो बाइंग जोर से चल रही है। और एक चीज समझ में देखने की है, बाजार में 3 जन है अभी, एक बुल होता है, एक बेयर होता है, और तीसरा मैं दर्शकों को बोलूंगा कि लोमड़ी होती है। लोमड़ी की कहानी जो हम सुने ना कि अंगूर खट्टे हैं, तो आप बोलते रहिए ये महंगा है, ये लिक्विडिटी ड्रिवन है, लेकिन लोमड़ी मत बनिए, या तो बुल बनिए या बेयर बनिए। क्योंकि क्या होता है अक्सर तौर पर जब हमारे हाथ से माल छूट जाता है फिर हम बनते हैं लोमड़ी, बोलते हैं अंगूर खट्टा है, इसका PE 200 है, इसका प्राइस टू बुक 7 है, लेकिन लास्ट में देखिए तो जो जीता वही। लेकिन चूंकि आपने ये बात, चूंकि आपने वैल्यूएशन की बात उठाई है, कल ही हम देख रहे थे आंकड़ों के हिसाब से कहां दिख रहा है वैल्यूएशन, 28 के PE पर निफ्टी है, 59 के PE पर निफ्टी बैंक है। अर्निंग्स तो नहीं बढ़ रही है, तो सही बात है ना, केवल PE बढ़ रहा है। अर्निंग्स तो मुझे बढ़ती नजर नहीं आ रही, और कभी जब तक टॉप, आप समझिए कि जब तक टॉप टियर कंपनीज की अर्निंग्स नहीं बढ़ेगी, मिड कैप स्मॉल कैप में अर्निंग्स कैसे बढ़ सकती है? तो अर्निंग्स को लेकर तो मुझे भी डाउट है, लेकिन ऐसी नहीं है कि इतने बड़े मार्केट में आपको आपकी 8-10 कंपनियां नहीं मिलेगी। लेकिन निफ्टी का जो हम कंपैरिजन करते हैं, 1992 में मुझे याद है शायद हर्षद मेहता के समय निफ्टी 57 के PE पे गया था, लेकिन उस समय निफ्टी में था क्या? ग्वालियर जो ग्रासिम बन गया है अभी, उस समय था हिंदुस्तान मोटर जो कंपनी भी बंद हो गई और गाड़ी भी बंद हो गई है, उस समय था सीमेंट के ACC और टाटा स्टील और टाटा मोटर जिसको उस समय टेल्को बोला करते थे। तो ये सब कंपनियां का जो कैरेक्टर है उनका PE नॉर्मली 8-10 से ऊपर होता नहीं है। तो कंसिस्टेंटली मार्केट में आप देखिए क्या हो रहा है, अब लो PE वाले निकल रहे हैं और हाई PE वाले आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रिटानिया को डाल दें निफ्टी में फॉर एग्जांपल, तो ब्रिटानिया की जो PE है वो 40 का PE लेके आएगा, लेकिन आप अभी के ब्रिटानिया विच इज अ कंपोनेंट ऑफ द निफ्टी, आप उसको कंपेयर करेंगे 1992 के निफ्टी के PE से, तो ये बहुत ही गलत बात है। एक सिंगल लाइन बनाकर आप PE नहीं बना सकते हैं, और नहीं मतलब क्या है, जब फ्री टाइम है और एक्सेल है और डेटा है तो आदमी कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन कैरेक्टर जो है निफ्टी का, कैरेक्टर इन द सेंस कि उसके स्टॉक कॉम्पोजिशन जो नॉर्मली प्राइस टू बुक 3-4 वाले होते हैं, तो वो उनका वेटेज बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल आज के दिन वो बड़ी बातें आती है, बैंक निफ्टी का क्लियरिंग करना है तो भाई HDFC बैंक को टान दो, तो वहाँ बैंक निफ्टी भी बढ़ जाएगा, वहाँ निफ्टी भी बढ़ जाएगा, कॉल पुट वालों की बैंड बच जाएगी। तो ये सब है क्योंकि HDFC बैंक का वेटेज बढ़ गया। आज से 20 साल पहले वेटेज बहुत कम था और इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो निफ्टी का पीक सही बात है 28 कोई कम PE नहीं है, अर्निंग्स ग्रोथ आने के आसार ओवरऑल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिसकी अर्निंग्स आएगी
तभी उसी में ज़्यादा पैसे जाएंगे और तभी में वो एस्ट्रोनॉमिकली ज़्यादा वैल्यूएशन पे जाएगा। क्योंकि अगर 50 कंपनियां ग्रोथ में है तो आप 50 में पैसे बटते हैं, अगर 20 ही कंपनियां बच गई तो सारे पैसे उन 20 में जाएंगे। ठीक बात है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से जो आपने कहा मोदी जी को मार्केट पहले ही इस जीत को सेलिब्रेट कर लेगा, जो काम हुए हैं, मैं भी चौकीदार वाली कैंपेन हो, अब तो मैं देख रहा था कि कुछ मर्चेंटाइज भी बाजार में आने लगे हैं, इस तरह के लोकपाल की नियुक्ति की खबरें आ रही हैं, नीरव मोदी के ऊपर और आप कसा जा रहा है शिकंजा, यूके में अरेस्ट वारंट। आप इन न्यूज़ को किस तरह से पढ़ रहे हैं और इससे आप क्या कहेंगे? क्या FIIs और खुश होंगे? क्या पैसा और जोर से भारतीय बाजारों में आएगा? और फिर रुपया कहाँ जाएगा? रुपया देखिए जिस तरह से मजबूत हो रहा है, 7 महीने के हाईज पर आ गया है, इसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखिए, FIIs मेरे ख्याल से अगर कांग्रेस भी गवर्नमेंट बनाए तो FIIs को कोई परेशानी नहीं है, बीजेपी बनाए तो कोई परेशानी नहीं है। FIIs की परेशानी और रात की नींद जब जाएगी जब वो थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट आएगी, वहां मायावती, वहां भुआ और भतीजे की सरकार बनेगी, तो प्रॉब्लम होती है FIIs को। बिकॉज FIIs को पता है कि कांग्रेस को एक्सपीरियंस रहा है, चाहे कोई कुछ कांग्रेस ने अपने पॉलिसीज कुछ भी किए हों, लेकिन शेयर बाजार के एंगल से वो बड़ा ओपन रहते हैं। आपको अगर ध्यान होगा 2004 में बाजार में डाउन सर्किट लगा था एक ही बात पे, वो AB बर्धन साहब होते थे CPIM के, उनको किसी ने बोला सर शेयर बाजार गिर गया है, तो उन्होंने बोला भाड़ में जाए शेयर बाजार, और यहाँ शेयर बाजार 20% का डाउन सर्किट या 10% का डाउन सर्किट मार दिया था। तो हमें ऐसे आदमी नहीं चाहिए जो बोले भाड़ में जाए शेयर बाजार। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो FIIs को चाहिए ईदर ऑफ दीज टू पार्टीज। हम लोग जो ज्यादा पेट्रियोटिक हैं, हम लोग अपने अपने व्यूज बना लेते हैं, हम अपने अपने थीसिस बना लेते हैं, बट FIIs को कांग्रेस बीजेपी आई डोंट थिंक दे आर टू मच बॉदर्ड। लेकिन गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, मुझे नहीं लगता 8% ग्रोथ GDP होगा, ग्रोथ वही होगा 6, 6.5, 7। एक चीज अच्छी है कि भाई इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट अगर एक अच्छी गवर्नमेंट आती है तो हम सेफ फील करते हैं। तो सबसे पहले तो आदमी की सेफ्टी होती है, अंदर से हम सेफ फील करते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर आए तो। तो इस समय बाजार क्या डिस्काउंट कर रहा है? मेरा सवाल ये था, ये 11,500 का निफ्टी और 29,000 के ऊपर का निफ्टी बैंक, ये तो एक मोदी सरकार को डिस्काउंट कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी सरकार के आगे कुछ डिस्काउंट नहीं हो रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ मुझे नहीं नजर आता है कि अभी कोई इमीडिएटली 6-8 महीने में आने वाली है, वो डिस्काउंट नहीं हो रहा है। ये सब जो लेफ्ट आउट बाइंग थी FIIs की वो हो रही है। उसके बाद एक लेवल पे आके मार्केट साइडवेज हो जाएगा और नई गवर्नमेंट आएगी, फिर नए पॉलिसी बनेंगे, लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि कोई बहुत चमत्कार होने वाला है। अभी तो अब वो 12, 12,500 जाएगा, वो तो क्या पता क्या जाएगा। अच्छा, हमारे घटना नहीं नजर आता। यहाँ हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको चाहते हैं, जो आपकी किताब पढ़ते हैं, बढ़िया इन्वेस्टर बनिए, ये बताइए उनको क्या करना चाहिए इस समय? ऐसे लोगों ने के लिए खास तौर पर जो आप कह रहे हैं अभी भी साइड लाइन्स पर बैठे हैं, केवल पिछले एक हफ्ते में देखकर सोच रहे हैं कि अब क्या करें, महंगा हो गया, और आप कह रहे थे लोमड़ी मत बनिए, बताइए करना क्या चाहिए? आज शुरू कर दें निवेश करना अगर अब तक नहीं किया है? नहीं, अभी इतने फ्रेंजी में नहीं शुरू करें। एक करेक्शन जब आएगा तो वेट करें। देखिए, अब रिटेल इन्वेस्टर भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास 5 लाख है वो 5 लाख सुबह ब्रोकर को फोन करके डाल देगा, वो भी स्टैगर्ड हिसाब से डालता है। तो मैं आपको वो स्टैंडर्ड रिप्लाई नहीं दूंगा कि SIP कर दीजिए, म्यूचुअल फंड चले जाइए। लेकिन ये बात यह है कि उनको देखना चाहिए कंपनियां जो जिंदा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नहीं, लेकिन मैं ब्लाइंडली रिकमेंड करता हूं, और HDFC बैंक, मुझे लगता है कॉर्पोरेट बैंक्स बेटर करेंगे HDFC बैंक से, लेकिन कॉर्पोरेट बैंक्स को संभालने में एक प्रॉब्लम आ जाएगी। कब कौन से मैनेजमेंट के पुराने प्रॉब्लम आ जाए, और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम एक नहीं होती है कंपनी में, एक बार निकलती है तो एक के बाद एक आती है। तो कॉर्पोरेट बैंक्स वुड आउट परफॉर्म रिटेल बैंक्स, लेकिन रिटेल बैंक्स में आपको रात की नींद अच्छी आएगी। बात है कि आप अगर आप किसी को बोलेंगे कि आप HDFC बैंक ले लो, तो वो बोलेगा ये तो सबको पता है, लेकिन 20 साल से सबको पता है, लेकिन 20 साल से किसी ने लिया भी नहीं। तो सबको पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको लेना होता है शेयर। तो अच्छी कंपनियां लें, 15-18% का रिटर्न बनेगा। हाँ, एक कोई करेक्शन अभी आना चाहिए, ऑब्वियसली इतना 500-600 पॉइंट का मूवमेंट है, लेकिन जब ये 200 पॉइंट गिरेगा तो आदमी और 200 पॉइंट का वेट करेगा, फिर 200 गिरेगा तो और 200 वेट करेगा। नीचे में तो कोई नहीं लेता। लेना है तो ऊपर लीजिए और फंसिए और रोइए, और वापस आपको पैसे बन जाएंगे। घटने पे तो मैं किसी को नहीं देख पाया हूं आज तक जो घटने पे ले, बिकॉज घटते ही आप और नीचे का वेट करते हैं। बसंत जी, लेकिन ये बताइए इसके अलावा आपकी नजर में कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, थीम्स जहां आपने हाल में पोजीशन ली हो या लेने का सोच रहे हो?
नहीं ऐसे तो मतलब अभी नहीं बोलेंगे, हम लोग बाइंग कर ही रहे हैं, बट कंज्यूमर स्पेस में जो मुझे अच्छा लगता है, जो हम लोग नहीं लिए हैं, ऑब्वियसली हम लोग लिया नहीं और एक रिकमेंडेशन नहीं है, कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक के हिसाब से बाटा अच्छा है, अर्बन प्ले है, 2-2 हज़ार रुपये सबके पॉकेट में आएंगे, तो सब जाके बाटा के मतलब हश पपीज नहीं लेंगे शायद, लेकिन हवाई चप्पल फिर भी कोई खरीद ले। तो ये टाइप की जो थीम्स है, स्टेबल कंपनियां जहां कल को कोई प्रॉब्लम भी हो जाए, कल कोई एयर स्ट्राइक हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर वापस वोटिंग करके वापस आएगी तो झटके आपको 2-3 और मिलेंगे। जैसे हमको 2-3 झटके मिले, सर्जिकल स्ट्राइक का एक झटका मिला, डिमोनेटाइजेशन का झटका मिला, जीएसटी का झटका मिला, बालाकोट का झटका मिला, तो झटके मिलेंगे बिकॉज इस इकोनॉमी को अगर गवर्नमेंट अपने एंगल से सीधा करने की चेष्टा करेगी, कोई चीज़ अगर उलझी भी होना तो आपको एक बार टानना पड़ता है, उसको टानने में दर्द होता है। तो मुझे लगता है कि जो हड्डी टूटी हुई गवर्नमेंट को लग रही है वो झटके से ठीक करेंगे। तो उन झटकों में यू हैव टू बी विथ वेरी वेरी सेफ कंपनीज जो डाउनसाइड में ज़्यादा गिरे नहीं। बिकॉज क्या होता है, शेयर में पैसा बनाने के लिए शेयर अच्छा होना चाहिए, और दूसरा वो शेयर जो 30-30% गिरे ना, बार बार हाथ से निकल जाता है। तो आपको ऐसे शेयर चाहिए जो 10-15% से ज़्यादा का करेक्शन नहीं दे ऊपर में। प्राइस की बात हो रही है, लेकिन अगर जो शेयर है जो दिन भर उठापटक करे तो आपका मन जो है वो उलट जाएगा और आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आई थिंक पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड करें और ज़्यादा अग्रेसिवली बी ग्रेड सी ग्रेड कंपनियां नहीं लें, बिकॉज अगर वापस आती है गवर्नमेंट तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सम रियली सिवियर स्टेप्स ऑन एवरी फ्रंट। महेश्वरी साहब, आपके लिए एक ट्विटर पर हम लोग मेरे को फीडबैक आ रहा है, वो ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम लोग क्यों नहीं बुलाते। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि सर CNBC आवाज़ पर ऐसे ही आते रहा करिए, आप बेबाक बात करते हैं। बहुत मज़ा आया आपसे आज बात करके, और क्या बातें आपने आसान भाषा में समझाई हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर जल्द मिलेंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंदन तापड़िया आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के, और मितेश ठक्कर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी जी भी जुड़ चुके हैं। सुखानी साहब से बात करें इससे पहले चंदन से बात करते हैं। चंदन जी बताइए, क्या नज़र आ रहा है मार्केट पे, और क्या स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लगता है अभी पैसा बन सकता है? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले देखें, ये ट्रंकेटेड वीक है और एक्सपायरी थर्सडे की वो हॉलीडे की वजह से यहाँ वेडनेसडे है। और देखें, पिछली एक्सपायरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम हुआ था, और इस एक्सपायरी में ऑलमोस्ट फ्लैटिश टू पॉजिटिव काइंड ऑफ कारोबार देखने को मिला है। थोड़ा सा कंसर्न ये है कि ऊपर में कॉल राइटिंग है, बट इंटेक पुट राइटिंग और बाजार को सपोर्ट कर रही है। मैं सबसे पहले निफ्टी वीकली की बात करूं तो इस पूरी वीक का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है 10,460-70 के आसपास है, और हम कामकाज भी यही कर रहे हैं। तो लग नहीं रहा कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। कॉल राइटर पुट राइटर से दोनों ग्रिप में देने की ट्राई करेंगे। और एज ऑफ नाउ डेटा सेटअप यही बता रहा है कि जो हम निफ्टी में अभी 11,463 के आसपास है, नीचे में 11,400-380 के सपोर्ट को होल्ड करेंगे, और एक बार शायद 11,500-520 के लेवल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो ऊपर में इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 30,000 की कॉल में राइटिंग होना स्टार्ट हो गया, और कहीं ना कहीं वो 30,000 के लेवल को पार नहीं करने देगा। हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव है, बट वीक ऑन वीक बेसिस 2 दिन की मैं बात करूं तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। लगभग 0.75% का मूवमेंट है, और जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो लगभग 29,600 के आसपास है। क्या निफ्टी या बैंक निफ्टी में कहीं कोई ट्रेड बन रहा है इस समय, तो वो बताइएगा। आपने नीचे ऊपर के लेवल तो बताया, किस लेवल पर कौन सा ऑप्शन लेना या बेचना चाहिए? जी प्रदीप, आपने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पे एक्शन पॉइंट की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट लिमिटेड अपसाइड है। ऊपर में 11,500 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड नहीं लग रहा है, बट वहां तक का मूवमेंट लग रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर रहे हैं। लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है। इसमें 11,450 की कॉल लेने को सलाह रहेगी, 50 से 52 रुपए के आसपास से चल रही है। उसके साथ में 11,500 की कॉल बेचे, जो लगभग 32 रुपए के आसपास चल रही है। इस पूरे स्प्रेड में 52 माइनस 32 यानी 20 रुपए की कॉस्टिंग होगी। मार्केट कहीं भी जाता है नीचे में 20 रुपए ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 11,500 तक चला जाता है जैसा एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ पे 30 रुपए का रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी आप लेकर चल सकते हैं। निफ्टी 11,450 की कॉल खरीदें 1 लॉट, और 11,500 की कॉल 1 लॉट बेचें। इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको इस समय ट्रेड करना चाहिए। सुदर्शन हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या? नहीं, सुदर्शन स्वागत है आपका। बताइए इस समय कौन से ट्रेड लेंगे आप? जी नमस्कार। देखिए, आज बाजार में कोई रुख है नहीं, और शुक्रवार को और कल सोमवार को दोनों दिन इंट्राडे हमने देखा 100 पॉइंट की मंदी आई थी बाजार में। वो ये बात सच है कि वो वापस रिकवरी पे चला गया, लेकिन ये पहली बार समझ में आ रहा है कि हायर लेवल्स पर बाजार में थोड़ा रेजिस्टेंस है। तो आज और कल लगता है कि इसी तरह का कंसोलिडेशन और चौपी बाजार रहेगा।
ऐसे चौपी बाजार में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कोई पोजीशन न रखें। सो मेरी राय है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक इन दोनों से अपनी लॉन्ग पोजीशंस, खरीदी हुई पोजीशंस को आप क्लोज कर ले, बेचकर आप निफ्टी इंडेक्स से हट जाए। शेयरों पर ध्यान दें। अभी इस समय डीवीज लैब खरीदने के लिए उपयुक्त है। 1683 का एक स्टॉप लगाइए और 1720 का टारगेट लेके चलिए। साथ में जैसा कि चौपी मार्केट है और दिख रहा है आपको, मैं ये कह रहा था, तो बिकवाली के भी मौके आ रहे हैं। बीईएल इस समय बेचने के लिए उपयुक्त है। 95, 65, 95, 65 का एक स्टॉप लगाइए और 92 रुपये का, 92 रुपीज़ का टारगेट लेके चलिए। इंडेक्स में ऑप्शंस के वैल्यू धीरे धीरे कल तक कम होती जाएगी और बिना ऑप्शंस के ट्रेड करना मुश्किल है, तो इंडेक्स से हट कर रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पिछले कुछ मिनटों में जब हम बसंत महेश्वरी साहब से बात कर रहे थे, दो स्टॉक्स जिसका जिक्र हम आपको बार बार कर रहे थे, उन पर नज़र डाल लीजिए। ONGC और ऑयल इंडिया भाग रहे हैं। अब आप देखिए 6% ऊपर अब ONGC पहुंच गया है। याद करिए स्टॉक 2020 में नीरज ने आपको ये स्टॉक सुझाया था, उसके बाद पहला सौदा में इसकी बात हुई कि ये बढ़ने के लिए आज तैयार है और ये बढ़ेगा तो इसके पीछे पीछे ऑयल इंडिया भी बढ़ेगा। देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर ये दोनों ही स्टॉक्स पहुंच गए हैं और इसके पीछे अब MRPL, याद करिए हम कह रहे थे ऑयल एंड गैस स्पेस बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है, जो कि दिखने लगा है। इस पर हम आगे बात करेंगे अभी अपने एक्सपर्ट से, लेकिन पहले मितेश जी से पूछते हैं कि उनके पिक्स क्या हैं। मितेश जी बताइए। एक सेल होगा हेमंत। आइशर मोटर्स आई थिंक इंट्राडे चार्ट्स में थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो 1-2 डेज़ का सेल ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉक थोड़ा ऑलरेडी नीचे आया, 21,700 के आसपास सेल करें, 21,880 का स्टॉप लॉस, 21,370 के टारगेट्स देखें। और गैस अथॉरिटी में बाय होगा। स्टॉक एक्चुअली 365 के ऊपर एक ब्रेकआउट देगा, तो 365 के ऊपर बाय करें, 360 का स्टॉप लॉस लगा के 378 तक के टारगेट्स देखें। ओके, तो गेल पर 378 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर एक तेजी का कॉल बन रहा है इस समय। गेल पे खरीदारी की सलाह 378 के टारगेट के साथ, और आयशर मोटर्स पे बेचने की राय है। यहाँ पर टारगेट 21,880 नहीं, ये 21,370 उल्टा हो गया है। 21,370 के टारगेट है और 21,880 का दरअसल स्टॉप है। ये है दो कॉल, एक शॉर्ट एक लॉन्ग की स्ट्रैटेजी के साथ मितेश आज आपको चलने की राय दे रहे हैं। चंदन, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या स्टॉक्स हैं? जी हाँ, देखिए यहाँ पे दो ट्रेड देखें। पहला ट्रेड रहेगा जुबिलेंट फूड पे। स्टॉक ने आज गैप अप ओपनिंग दिया और पिछले लगभग 4-5 दिनों में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, फिर भी यहाँ पे 30-32% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। कल 10-12% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, जो लगभग 1400-1390 का मल्टीपल हर्डल है वो पार किया है। तो जुबिलेंट फूड पर खरीदारी की सलाह है। 1395 का स्टॉप लॉस, 1440-1450 तक के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। और दूसरा ट्रेड रहेगा ओरो फार्मा। देखिए फार्मा काउंटर्स में थोड़ा सा मोमेंटम है और एरो फार्मा स्ट्रॉन्ग खड़ा हो रहा है। एक डेली स्केल में पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है, नीचे में 777-775 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 777 का स्टॉप लॉस, 800-805 तक के टारगेट। ऑलराइट, तो बढ़िया प्रदर्शन देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स दिखा रहे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स आज हम सुबह से कह रहे हैं, पागल साहब का पिक भी था, इसकी खूब विस्तार से चर्चा भी हुई पहला सौदा में। और देखिए तेजी की पोजीशंस अगर आपने लिए हैं तो इसको कंटिन्यू रखिए, ये बात साफ निकल कर आ रही है। कुछ स्टॉक्स जो नए हाइस पर पहुँच गए हैं, आप देखिए आज दिन के हाइस पर REC, एक्सिस बैंक में देखिए एक अच्छी तेजी बनती हुई। एक्सिस बैंक ही नहीं, आप देखिए कुछ PSU बैंक्स आप ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। उसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC में देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। नई ऊंचाई पर देखिए शेयर पहुंच चुके हैं। PFC के साथ REC दोनों ही देखिए बढ़िया प्रदर्शन। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी एक बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। PVR, अच्छा ये कल भी देखिए चला था और आज भी इसने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। तो ये देखिए सूची PVR में एक बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। फ्यूचर लाइफ में भी बढ़िया तेजी बनती हुई। तो PVR हाइज लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर दमदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरी नज़र पे दो स्टॉक्स हैं, बताइएगा अब मितेश अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर। ONGC ये सालों साल नहीं चलता, लेकिन अब देखिए जिस तरह से भाग रहा है और इसके अब साथ दे रहा है अब ऑयल इंडिया। क्या देख रहे हैं, ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है या तेजी जितनी होनी थी हो चुकी है आज के लिए? नहीं, मुझे ONGC काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट लास्ट वीक 1-2 बार ये बाय लिस्ट में भी आया था और जो टारगेट्स में देखा था 166 के होंगे, उसके ऊपर जाने की संभावना भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और 180 का टारगेट भी देख रहा हूँ। मतलब कि यहाँ से करीबन 20 पॉइंट या फिर 12-13% की तेजी, अगर आप इसको थोड़ा सा पोजिशनल व्यू 2-3 वीक का लेके चलते हैं तो अभी भी बाय करें। 155 का स्टॉप लॉस रहेगा, 180 के टारगेट्स 2 से 3 वीक में मुझे लगता है आराम से स्टॉक छुएगा। थोड़ा सा लो बीटा है तो टाइम ले सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखा है, बट होपफुली शायद जल्दी भी आए टारगेट्स। ऑयल इंडिया में भी तेजी बनती हुई बढ़िया। देखिए दोनों ही स्टॉक्स अब दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ऑयल इंडिया पर एक राय चंदन, आपको कैसा लग रहा है ये दोनों स्टॉक्स, आप कैसे देख रहे हैं?
जी हाँ, देखिए इस काउंटर में काफ़ी दिनों बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इस पूरे मार्केट मूव में यहाँ पे मोमेंटम नहीं था और देखो तो मल्टीपल राउंडिंग बॉटम और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी ऑल इंडिया में देखने को मिला है और इस पैटर्न का ब्रेकआउट लगभग आज 183-84 के लेवल के ऊपर हुआ है। तो मेरे हिसाब से 183 के लेवल होल्ड करता है तो स्टॉक्स में और मोमेंटम रहेगा जो 195 से लेकर 198 की तरफ जा सकता है। तो पॉजिटिव मोमेंटम, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि 195-198 तक का मोमेंट इस काउंटर में आना चाहिए। ऑलराइट, आप तो इन दोनों पर रखिएगा नज़र और ये बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इसी होप में कि यहाँ पर सरकार को ये बड़ा डिविडेंड दें और गैस की कीमतों में जो फेरबदल होने वाला है 1 तारीख से, उसके चलते देखिए इन तमाम शेयरों में तेज़ी देखने को आज के सत्र में मिल रही है। चलिए प्रदीप और मुझे दीजिए विदा, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वीरू हमारे साथ जुड़ेंगे जो लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन, उनके साथ अनुज भी होंगे। धन्यवाद पहला सौदा देखने के लिए। नमस्कार।